पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह भारद्वाज हाउस के अंदर एक आदमी की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई और उस मौत के बाद अब सभी लोग डरे हुए थे। पर इन सब से अनजान आदित्य और आकांक्षा अपने गांव आने के लिए अपने सामान को पैक कर लेते हैं। अब आगे सुबह के सूरज ने सभी को उठा दिया था, लेकिन अभी गांव वालों के मन में सिवाय ख्वाब के कुछ नहीं था। सभी गांव वाले अपने अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थे। तो वही भारद्वाज हाउस में भी सब लोग आदित्य के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। मैं जाती हूँ दरवाजा खोलने के लिए, इतना बोलकर रानी अब अपने घर का दरवाजा खोलती है, जहाँ वो देखती है कि आदित्य अपने सामान के साथ दरवाजे पर खड़ा होता है। देवर जी, आप इतनी सुबह सुबह आ जाएंगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। आइए अंदर देवर जी। रानी ये बात बोली रही होती है कि तभी आदित्य के पीछे से आकांक्षा भी दरवाजे पर आती है। आकांक्षा को देख रानी आदित्य से सवाल करती है, देवर जी, ये लड़की कौन है? आपकी कोई दोस्त है क्या? वो भाभी, ये आकांक्षा है और ये मेरी दोस्त तो है ही, पर ये अब से इस घर की बहू और मेरी पत्नी भी है, क्योंकि मैंने आकांक्षा से शहर में ही शादी कर ली थी। शादी का नाम सुनकर पूरा भारद्वाज हाउस चौंक जाता है और इतने समय से डर के साए में जीने वाला भारद्वाज हाउस और खौफ में आ जाता है। ये क्या बकवास कर रहा है आदित्य? अरे तूने इस लड़की से हमसे बिना पूछे शादी कर ली? क्या तेरा फर्ज नहीं बनता था कि अपने बड़े को इस शादी के बारे में बताए? क्या तेरे माँ बाप मर गए हैं? क्या तेरी ये दादी मर गई है? दादी माँ ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आकांक्षा बहुत अच्छी लड़की है। अगर मैं आप लोगों को आकांक्षा के बारे में बताता तो आप लोग मेरी शादी उससे कभी नहीं करवाते, क्योंकि जो परंपरा मेरे घर में सदियों से चली आ रही है वो कैसे बदल सकती है। मैं अच्छे से जानता था दादी माँ कि आप और पापा मेरी शादी आकांक्षा से कभी नहीं करवाएंगे, पर क्योंकि मैं आकांक्षा के बिना रह नहीं सकता था, इसलिए आप लोगों को बिना बताए ही मैंने आकांक्षा से शादी कर ली। तो ठीक है आदित्य, जब तूने अपनी पसंद से इस लड़की से शादी करी है तो अपने ही पास रख इसे, क्योंकि हम इस लड़की को कभी नहीं अपनाएंगे। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं आदित्य। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं आदित्य। तुझे हमने शहर इसलिए नहीं भेजा था कि तू वहां जाकर इस तरह की हरकत करे, बल्कि हमने तुझे इसलिए शहर भेजा था ताकि तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर सके, लेकिन तूने तो हमारे सपनों पर पानी ही फेर दिया। अब जो हुआ उसको बदला तो नहीं जा सकता आदित्य। हम इस लड़की को कभी नहीं अपनाएंगे, इसलिए तू इसे जहाँ से लेकर आया है वहीं वापस छोड़ा। दादी माँ ये कैसी बातें कर रही हैं? इस आकांक्षा का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इसको नहीं छोड़ सकता। मैंने इससे शादी इसलिए नहीं की कि मैं इसे छोड़ दूं, बल्कि मैंने इससे शादी इसलिए की है क्योंकि मैं इसका साथ निभाना चाहता हूं। मुझे इसका साथ चाहिए दादी माँ। तो हमारी बात कान खोलकर सुन लो आदित्य। शादी सिर्फ दो इंसानों के बीच में नहीं, बल्कि दो परिवार वालों के बीच में होती है, और हम ना तो इस लड़की को जानते हैं और ना ही इसके परिवार वालों को। आदित्य, तुम तो जानते हो ना हमारे घर का इतिहास। पापा जी, दादी जी, अब तो गलती देवर जी ने कर ही दी है तो उसको सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन हम इस तरह से उनके रिश्ते को खराब भी तो नहीं कर सकते ना। आप खुद सोचिए, अगर आकांक्षा की जगह आपके घर की कोई बेटी होती तो। रानी की बात सुनकर अब सभी लोग चुप हो जाते हैं और कुछ देर बाद सुनीता, ठीक है, ये लड़की इस घर में रह सकती है, लेकिन इसे अपनी बहू मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। इस तरह अब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और आदित्य भी आकांक्षा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन आकांक्षा के जहन में बस एक ही सवाल था और वो सवाल आदित्य से पूछ ही लेती है। आदित्य, मैं नहीं जानती कि इस घर में क्या हुआ है, लेकिन अब मैं भी इस घर की बहू हूँ, तो उस नाते तो मेरा भी हक है कि ये जानने का कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे घर वाले मुझे अपनाने से मना कर रहे हैं। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ क्या, या मैं घर नहीं संभाल सकती? आकांक्षा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। इतना बोलकर आदित्य वहाँ से चला जाता है।
आकांक्षा शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों को संवार रही होती है, पर तभी उसे शीशे में एक परछाई नजर आती है जो सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा को घूर रही होती है। उसे परछाई को देख आकांक्षा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कौन है? कौन है? वहाँ कोई है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? आकांक्षा के माथे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो चीख रही होती है, वो जानना चाहती है कि वो कौन है। उसके घर में आकांक्षा जैसे ही वो पीछे पलटती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक ऐसी परछाई है जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। मुझे तुम्हारा इंतजार था, अब तुम और तुम्हारा घर बनेंगे मेरा शिकार। अपनी बात खत्म करते ही परछाई हवा में गायब हो जाती है, लेकिन आकांक्षा का डर के मारे वहीं चिल्लाकर वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग आकांक्षा के कमरे में जाते हैं, जहाँ वो आकांक्षा को इस तरह बेहोश देखकर घबरा जाते हैं। उसने अपना काम शुरू कर दिया, अब वो हमें किसी को नहीं छोड़ेगी। कौन दादी माँ? कौन हमें नहीं छोड़ेगी? आदित्य के इतना बोलते ही घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। ये देख अब सभी लोग काफी डर जाते हैं। दादी माँ, एक बार फिर वो श्राप हम लोगों पर कहर बनकर बरसेगा। पिछली बार तो हम लोग बच गए थे, लेकिन इस बार हम लोग नहीं बच पाएंगे। ये बात बोल रही होती है रानी कि तभी राम की नजर आकांक्षा पर जाती है जो हवा में उड़ रही होती है। तुमने अब इस श्राप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पिछली बार जो तुम लोग बच गए थे, लेकिन इस बार ये तुम्हारा बचना नामुमकिन है। आकांक्षा, तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तेरी आकांक्षा नहीं हूँ मूर्ख, मैं तुम सबकी मौत हूँ जो इस लड़की पर सवार होकर आई हूँ। अमावस की रात, अमावस की रात अब तुम्हारे घर में मौत का कहर ढाएगी। इतना बोलकर आकांक्षा नीचे जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। आकांक्षा को अपनी गोद में भरकर आदित्य फूट फूट कर रोने लगता है। आखिर मेरी आकांक्षा ने किसी का क्या बिगाड़ा है? कौन है जो मेरी आकांक्षा को छोड़ नहीं रही? आखिर ऐसा कौन सा श्राप है जिसका भुगतान हम लोगों को करना पड़ रहा है? बेटा आदित्य, अपने आप को संभालो। पिताजी, कैसे खुद को संभालूं? मेरी ही गलती है। मुझे आकांक्षा को यहां नहीं लाना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि इस घर को श्राप लगा है तो मैं आकांक्षा से कभी शादी नहीं करता। पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं पता लगा कर रहूंगा कि मुझे अपनी आकांक्षा को कैसे ठीक करना है। लेकिन इन सब से पहले मुझे यह जानना है कि इस घर को आखिर किस चीज का श्राप लगा है। देवर जी, आप पता लगाने के लिए बाहर क्यों जाएंगे जब आपके घर वाले ही इस सच को आपके सामने रखेंगे तो? भाभी। बहू। हाँ दादी माँ, हमें देवर जी को सब कुछ बताना होगा। दादी माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे बताओ आखिर ऐसा क्या है जो अब तक मुझसे छुपाया गया है। तुझे सच जानना है ना आदित्य? कई साल पहले की बात है। ये कहानी है भारद्वाज हाउस की, जहाँ कोई रूढ़िवादी सोच का था। उनकी नजरों में लड़कियां ना तो बाहर जाती थी और ना ही किसी से जुबान लड़ाती थी, ना बात करती थी। यहाँ तक कि अपने बड़े बुजुर्गों से बात भी नहीं किया करती थी। लेकिन इन सब से परे राजीव एक लड़की जिसका नाम माया था, उससे प्यार कर बैठा। लेकिन सुनीता राजीव की पसंद से इनकार कर रही थी। भाभी, एक बार आप माया से मिल लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आपको माया पसंद आएगी। नहीं देवर जी, मैं आपकी शादी उसे माया से नहीं करवा सकती। मैं बाबूजी को वचन दे चुकी हूँ। मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी और तो और आपको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलने दूंगी। माँ बाबूजी के जाने के बाद मैंने आपको एक माँ बनकर पाला है और आज उस माँ का अपमान आप इस तरह से कर रहे हैं। नहीं भाभी, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, मैं माया के बिना नहीं रह सकता। मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं
इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकता कि मैं माया के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं भाभी। अगर आपने माया से मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। राजीव माया से शादी करने के लिए इज्जत पर अड़ जाता है और ना चाहते हुए भी अब सुनीता को उसकी शादी माया से करवानी पड़ती है। कुछ ही दिनों बाद माया की शादी राजीव से हो जाती है। शादी के बाद माया अपने घर परिवार की जिम्मेदारी बखूबी संभालती है, लेकिन सुनीता उसको इस घर की बहू नहीं मानती। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सुनीता माया के ऊपर आए दिन अत्याचार करती देखने को मिलती। साल भर बीत जाता है, लेकिन उसके घर वाले माया को अब तक नहीं अपनाते। ऐसे ही एक दिन माया जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ जा रही होती है, जहां वो एक औरत को काली साड़ी में मिट्टी के अंदर कुछ करते हुए देखती है। ये तुम क्या कह रहे हो और कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसकी तलाश तुम्हें है। मैं सब कुछ जानती हूँ कि किस तरह तुम्हारे घर वाले तुम्हें खुद से अलग करके रखते हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने ससुराल में सुखी रहो तो मेरी तरह तुम भी काले जादू का इस्तेमाल कर लो। काली शक्तियों से तुम हर चीज को अपना सकती हो जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं करी होगी। उसकी बात सुनकर माया 4 कदम पीछे हट जाती है और दौड़ते हुए अपने घर आ जाती है। अरे माया, इस तरह दौड़ती हुई क्यों आ रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में कोई भूत देख लिया हो। माया सुनीता की बात का कोई जवाब नहीं देती और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। माया उस औरत की बात से डर गई थी। क्या माया सच में उसकी बात मानेगी या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए शापित ससुराल का अगला भाग।